डॉक्टर अरशद की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं पोल्ट्री फार्मिंग की मुकम्मल एक गाइड देने वाला हूँ। जिस बंदे का पोल्ट्री सेक्टर के साथ ताल्लुक है, मैं उससे ये कहूँगा कि उसने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। मैं इसमें तमाम पहलू टच करने वाला हूँ उसकी मैनेजमेंट के हवाले से। शुरू में आपने अपने फार्म की लोकेशन सेट कर ली, आपने बर्ड ले लिया जिस भी नस्ल का आपने बर्ड लेना था। उसके बाद आपने फार्म का लोगो बना लिया, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर ली, अपना पूरा स्टाफ पूरा कर लिया। इसके बाद आपकी बारी आनी है जब आपने बर्ड रिसीव करना है। बर्ड रिसीव करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए। मतलब आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैंने अपने बर्ड की फीडिंग किस तरह से करनी है। शुरू में जब परिंदा हमारे पास आता है तो हम उसकी फीडिंग कम से कम 4 टाइम करते हैं। जब पहले दिन आपके पास चूज़ा आएगा, पहले दिन आप उसको इतनी फीड डालेंगे जितनी वो फीड खा सके, यानी अपनी मर्ज़ी से। शुरू में आपको पता ही है जो हम लोग ब्रूडिंग करते हैं, वो नीचे बिछाली के ऊपर हम किसी किस्म का कोई ब्रूडिंग पेपर बिछा लेते हैं, अखबारें बिछा लेते हैं या कोई ऐसा मटीरियल बिछा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब वो चूज़ा छोटा होता है, उसके पंजे जो होते हैं, पंजे के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, वो बहुत नाजुक होता है। तो उसमें कोई चीज़ छुभे ना, या उसकी ग्रोथ शुरू में अच्छी हो, उसको चलने फिरने में कोई दुश्वारी ना हो, इसलिए हम नीचे एक ऐसा मटीरियल बिछाते हैं जो उसके लिए आरामदेह हो। तो शुरू में बिछाली के ऊपर, जो बिछाली होती है उसके ऊपर को पेपर वगैरह बिछा के हम उसके ऊपर फीड रख देते हैं। लेकिन जैसे ही उसका दूसरा तीसरा दिन आता है या आगे उसकी एज बढ़ती जाती है, उम्र आगे चलती जाती है उसकी, हम उसका फीड का एक टाइम बनाते जाते हैं। मसलन कि शुरू में हम उसको 4 टाइम फीड देते हैं, सुबह दोपहर शाम के अलावा भी दरमियान में एक टाइम निकालते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह 5 बजे दे ली, फिर 10 बजे, फिर 1 बजे और फिर 4 बजे। ये हम सीक्वेंसेस बनाते जाते हैं और आस्ता आस्ता करते करते एक टाइम आता है जब हम उसकी 2 टाइम पे फीडिंग पे आ जाते हैं, एक सुबह के टाइम और एक दोपहर के टाइम। सुबह अगर आप 5 बजे रख रहे हैं, दोपहर को 1 बजे रख लें, सुबह 4 बजे या दोपहर को 12 बजे रख लें। फीडिंग बहुत ही एक ज़रूरी स्टेप है आपके बर्ड की मैनेजमेंट का। शुरू में जब आपकी ब्रूडिंग होती है, फिर उसके बाद रीयरिंग का वक़्त शुरू होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन का, ये सारे स्टेप्स जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है फीडिंग का। फीडिंग का आपने पूरा, आप बर्ड को उसके बॉडी वेट के हिसाब से फीड बढ़ाते हैं या उसकी फीड कम करते हैं। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं। मसलन मौसम की वजह से बाज़ का बर्ड का फीड इंटेक कम हो जाता है, वो कम खाना शुरू कर देता है, और बाज़ का ज़्यादा सर्दी में आपका बर्ड ज़्यादा फीड खाना शुरू कर देता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि आपको अपने बर्ड के बॉडी वेट का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा होनी चाहिए। सुबह का टाइम चूँकि ठंडा टाइम होता है, सुबह के टाइम हम थोड़ी ज़्यादा फीड देते हैं। मसलन जितनी बर्ड की फीड है उसका 52% जो ना सुबह के टाइम दे दें, दोपहर के टाइम 48% उसको दे दें। तो फीडिंग में हमने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमने अपने बर्ड को जो फीड देनी है, हमें उसमें उसकी प्रोटीन, उसकी एनर्जी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या चीज़ मौजूद है। शुरू में जो बर्ड का स्टार्टर फीड होती है, स्टार्टर 1, स्टार्टर 2, इसके बाद जैसे ही बर्ड 5वां हफ्ता क्रॉस करता है, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग फीड शुरू हो जाती है, फिर उसकी डेवलपर फीड शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उसकी प्रीले फीड, फिर फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2। तो आपको ये सारे फेजेस का इल्म होना चाहिए, अपने बर्ड का बॉडी वेट का इल्म होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप अपने बर्ड को फीड दे रहे हैं इसमें मौजूद क्या क्या चीज़ है। फिर इसके बाद इसके साथ साथ चीज़ आती है वाटरिंग की। वाटरिंग में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हर हफ्ते बाद अपने बर्ड को कम से कम 1 या 2 दिनों के लिए पानी में ब्लीच लाजमी चलानी। ब्लीच चलाने से क्या होगा, जो आपका ऊपर वाटर टैंक होगा, जो वाटर लाइन्स होंगी, और इवन बर्ड उसके अंदर जो काफ़ी हद तक जो आस्ता आस्ता उसके अंदर जो फंगस वगैरह जमा हो रहे हैं, जो टॉक्सिन्स वगैरह जमा हो रहे हैं, उनकी सफाई होना शुरू हो जाती है। तो वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अपने बर्ड को ताज़ा पानी पिलाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी पिलाना है। चूँकि पानी की जो टंकी होती है उसमें हर वक्त पानी मौजूद होता है। जो बंदा उसको रोज़ाना दिन के वक्त या रात के वक्त खाली नहीं करेगा, उसकी सफाई सुथराई नहीं करेगा, उसकी पानी वाली टंकी में और आगे जो वाटर लाइन्स है उनमें, और नीचे जो आपने ड्रिंकर रखे हुए उनमें भी, उनमें मली सी जमना शुरू हो जाती है जिसे हम फंगस कहते हैं। और ये फंगस जो है ना, ये जब बर्ड के अंदर जाती है तो ये उसके हाजमे के मसाइल के साथ साथ उसमें सांस के ढेर सारे मसले पैदा करना शुरू कर देती है। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वाटर के लिए आपने जो जो चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए पानी परिंदे तक पहुँचता है, उन सारी चीज़ों की रेगुलर सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है मेडिकेशन की कि हम शुरू में उसको मेडिकेशंस कौन सी देते हैं। मेडिकेशंस आप कोई भी दें, आपका बिलीव होना चाहिए इस चीज़ पे, आपका यकीन होना चाहिए कि एहतियात जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपने हमेशा एहतियात के साथ अपने फलाह को लेके चलना आगे।
हम बर्ड्स को ये जो लिवर टॉनिक्स देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ग्लूकोज, ओआरएस, ये इस तरह की जो थेरापीज़ देते हैं, ये मेडिकेशंस में आती हैं। लेकिन ये जो है ना, ये अलग चीज़ें हैं और एंटीबायोटिक्स अलग चीज़ें हैं। आप लोगों ने अवॉइड करना है इस चीज़ को कि आप एंटीबायोटिक्स या हैवी प्रोडक्ट्स अपने बर्ड्स में चलाएं। जब आप मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, सफाई सुथराई ठीक रखेंगे, आपके बर्ड में इकोलाई नहीं आएगा, बैक्टीरियल लोड नहीं आएगा, बायोसिक्योरिटी ठीक रखेंगे, बाहर से वायरस नहीं आएगा, इस तरह की कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी, तो आपको मेडिकेशंस कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मेडिकेशंस में होता क्या है कि आपका बर्ड, अगर आप अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, अपने बर्ड का बहुत ज़्यादा वेट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके की फैक्टर्स जो होते हैं वो अच्छी फीडिंग, बेहतरीन किस्म का पानी, ताज़ा और साफ़ सुथरा, शेड के अंदर कोई किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, जो बर्ड की बिछाली है, नीचे जो बरादा है या जो केज का एनवायरनमेंट है, जो फार्म के आगे पीछे का एनवायरनमेंट है, उसको आप साफ़ सुथरा रखें, उसकी बाकायदा डिसइंफेक्शन रखें, वहाँ पे कोई तनाव का आलम ना हो, वहाँ पे गंदगी, गंद कचरा वगैरह ना हो। हर किस्म की स्ट्रेस से आप बर्ड को दूर रख के, उसका हेल्थ स्टेटस बेहतर रख के आप अपने बर्ड को मेडिकेशन से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी वजह से एहतियातन या इलाज के तौर पे मेडिकेशन चलानी पड़े, तो मेडिकेशन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर उनकी डोज लिखी होती है। एहतियात की लादा डोज है, उनके इलाज की लादा डोज है। रिकमेंडेड डोज को आपने फॉलो करना है, और मेडिसिन के ऊपर जो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो डेट लिखी होती है, उस डेट को आपने देख के और उसकी डोज को देख के वेटनरी डॉक्टर्स के मशवरे के साथ अपने मेडिसिन को चलाना है। किसी नीम हकीम के मशवरे से आपने मेडिसिन नहीं चलानी, बर्ड का आपने बिल्कुल बेड़ा गर्क नहीं करना। फिर इसके बाद बात आती है वैक्सीन्स की। शुरू में जब पहले दिन का चूज़ा होता है, उसको हैचरी के अंदर ही मैरिक्स की वैक्सीन होती है। फिर जब आपके पास फार्म पे आता है, तो आपने अपने फार्म पे आके उसको कुछ लाइव वैक्सीन्स करनी होती हैं, कुछ आपने किल्ड वैक्सीन्स करनी होती हैं। जो आप लाइव वैक्सीन्स करते हैं, उसमें आप बिल्कुल शुरू में, आगाज़ में आप उसको NDIB की लाइव वैक्सीन या तो पिलाते हैं, या आप उस पे ऊपर स्प्रे करते हैं, या आंख में कतरा डालते हैं। और फिर आपको तीसरे चौथे दिन पे जाके बर्ड को कॉक्सी की वैक्सीन देनी पड़ती है। चाहे आप वो पानी में पिलाएं, चाहे आप वो फीड में शामिल करें, या कॉक्सीडियोस्टेट्स पीछे से ही फीड मिल में मिक्स करवा के अपने बर्ड को दें आप। ये बहुत ज़रूरी वैक्सीन होती है, क्योंकि एक वक्त आता है कि जब बर्ड के में जो है ना, वो खूनी पेचेस वगैरह लग जाते हैं, उसकी टांगों में, उसके स्केलेटन के अंदर इतनी जान नहीं रहती, उसका जिस्म मुड़ना शुरू हो जाता है। ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद आप उसको H9 का शॉट देते हैं। फिर उसके बाद आप उसको NDIB, IBD, EDS 4 कम्बो वैक्सीन देते हैं। बीच में आप गम्बोरो के 2 शॉट देते हैं, एक हॉट स्ट्रेन, एक कोल्ड स्ट्रेन। ये भी सारा शेड्यूल अपने वेटनरी डॉक्टर से लेके उसके मुताबिक अपने बर्ड को लेके चलना है। वैक्सीन का आपको नॉलेज होना चाहिए कि वैक्सीन एक्चुअली है क्या चीज़। वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन के अंदर लाइव वायरस मौजूद होता है, लेकिन वो लाइव वायरस इतना ताकतवर नहीं होता कि जब आप अपने बर्ड को लगाएं टीके की शक्ल में, या उसको पानी में पिलाएं और वो आपके बर्ड के अंदर जाके किसी किस्म का कोई मसला कर दे। वो मसला इसलिए नहीं करता क्योंकि वैक्सीन हम जब भी करते हैं, अपने सेहतमंद परिंदों को वैक्सीन करते हैं, और जो सेहतमंद परिंदे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़त जो निज़ाम है, वो इतना ताकतवर होता है कि अंदर जो के सेल्स मौजूद होते हैं, किलर सेल्स मौजूद होते हैं। वैक्सीन वाला वायरस जैसे ही अंदर आता है उसके जिस्म में, तो वो किलर सेल्स उसको, वायरस को घेर के उसको मार देते हैं। वजह, वो वायरस बहुत कमज़ोर हालत में होता है। वहाँ पे अंदर M सेल भी होते हैं, वो मेमोरी सेल होते हैं, वो उस वायरस की एक यादाश्त रख लेते हैं। अब दोबारा अगर सही पूरी ताकत में भी वो वायरस आ जाए, मिसाल है ND का हो गया, गम्बोरो का हो गया, IB का हो गया, तो ये जो M सेल है, ये उसको, वो जो इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, एक पुल बनाया हुआ है, उस वायरस को अंदर जाने ही नहीं देंगे। ये एक्चुअली वैक्सीन होती है। तो इसलिए आपने कोई भी वैक्सीन मिक्स नहीं करनी। आपने अपने बर्ड का जो इम्यून स्टेटस है वो बरकरार रखना है। वैक्सीन्स करेंगे तो जो वबा फैलती है, अगर उस वबा के ख़िलाफ़ आपने पहले से वैक्सीन कर रखी है, तो आपके परिंदों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा एक और बात होती है कि आपने जो फीड जो आप फार्म पे लेके आते हैं, चाहे आप अपनी फीड खुद बनाएं या फिर आप बाहर से फीड लेके आएँ, उस फीड को आपने स्टोर कैसे करना है। फीड को जहाँ पे भी स्टोर करें, एक तो फीड को आपने नीचे फर्श के साथ नहीं लगने देना, और दूसरा फीड को पीछे दीवार के साथ नहीं लगने देना। उनमें आप जितना ज़्यादा गैप रखेंगे, वक्फा रखेंगे, फर्श से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, फट्टे वगैरह लगा के, नीचे से हवा गुजरेगी, उसकी नमी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और उसके नीचे फंगस वगैरह नहीं लगेगी, फीड आपकी ख़राब नहीं होगी। फीड को अच्छी तरह से स्टोर रखना, उसमें फंगस या माइकोटॉक्सिन्स ना लगने देना भी एक कामयाब मैनेजमेंट की निशानी है। अदरवाइज़ बंदे को पता ही नहीं चलता कि ये जो मेरे बर्ड में सांस का मसला है, ये जो माइकोटॉक्सिन्स या फलाना मसला बना हुआ है, ये किस वजह से बना होता है। वो एक्चुअली आपने फीड को सही तरह से स्टोर नहीं किया होता। फिर मैं बात करता हूँ कि आपके फार्म पे जो मोर्टेलिटीज़ होती हैं, जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट कर लें, कुछ ना कुछ बर्ड के साथ कोई ना कोई मसला होता है। मसला मिसाल फीड डालते वक्त पाँव के नीचे आ गया। दूसरे नंबर पे
आपने शेड के अंदर आप काम कर रहे थे, वो आपके पाँव के नीचे आ गया, या इस तरह के कोई मिसमैनेजमेंट, कोई बर्ड किसी वजह से ज़ख्मी हो गया, आपने वक्त पे उस बर्ड को लादा नहीं किया, छांटी नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, दूसरे बर्ड्स ने उसको मार दिया, या फिर वो लंगड़ा होने की वजह से फीड पानी की तरफ वो जा नहीं सका, काफ़ी टाइम गुजर गया और आप उसकी ट्रीटमेंट ना कर सके, आप उसको आइडेंटिफाई ना कर सके, उस सूरत में भी उस बर्ड की मोर्टेलिटीज़ हो जाती हैं। तो जब भी आपकी मोर्टेलिटीज़ होती हैं, आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि उस मोर्टेलिटी को जल्दी से जल्दी फार्म से बाहर निकालें। वजह उसकी ये होती है कि मोर्टेलिटी जितनी पुरानी होती जाती है, उतने उसमें जरासीम की मिकदार ज़्यादा होती जाती है, और जो बर्ड के दूसरे जो मुर्गियाँ मुर्गे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पहले मरा हुआ परिंदा होता है, उसकी जो ना बैक साइड पे, उसकी आँखों में, उसके नोज़ पे, उसकी बीक पे वो चूंचे मारना शुरू कर देते हैं। उसके जो ना वो कुछ हिस्से वो खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो ज़िंदा बर्ड्स होते हैं, उनको एक आदत पड़ जाती है। एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि वो ज़िंदा बर्ड्स एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, और ये जो हैबिट जो ना फार्म में जो ना पिकिंग की पड़ जाती है, इसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरे का पूरा फ्लॉक ख़राब हो जाता है। तो मोर्टेलिटीज़ को एक तो आपने अमवात को बहुत जल्द फार्म से बाहर निकालना है, बाहर निकाल के आप उसको चेक करना है। चेक करने का उसका तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले उसका मुँह खोलें, उसके मुँह में देखें, उसकी बीक देखें, उसका नोज़ देखें, मुँह में देखें कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो नहीं चलेगी। फिर उसकी साँस की नाली देखें कि साँस की नाली के अंदर कोई रतूबत है, रेशा बना हुआ है, या साँस की नाली में खून लगा हुआ कहीं पे। खुराक की नाली देखें, नीचे उसका पोटा देखें, उसके बाद उसका जो ना वो प्रोवेंट्रिकुलस देखें, फिर उसका वेंट्रिकुलस देखें, छोटा पोटा, बड़ा पोटा, के कहीं पे किसी किस्म को कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके नीचे फेफड़े देखने की कोशिश करें, फेफड़ों के ऊपर जो हवा की झिल्ली है, जो एयर सैक्स हैं, उनको देखें। वो अगर वाजिया नहीं है, नीचे आपको फेफड़े नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है बर्ड को कोई ना कोई सांस का मसला है। अगर आपके जिगर की रंगत पीली हो चुकी है या काली हो चुकी है, या उसके किनारे जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, तो इसका मतलब है बर्ड का जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा। आप बर्ड के जैसी बर्ड आप खोलते हैं, ऊपर एक झिल्ली मौजूद है, वो झिल्ली में इकोलाई काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, इसका मतलब है आपके फार्म पे जो ना वो सैनिटाइजेशन अच्छी नहीं है, डिसइंफेक्शन ठीक नहीं है, सफाइयाँ बेहतरीन नहीं है। तो मोर्टेलिटी, और नीचे अगर आपके गुर्दे आपको काफ़ी ऊपर की जानब नज़र आ रहे हैं, आपको उनकी अंतड़ियों के अंदर कीड़े नज़र आ रहे हैं या खून नज़र आ रहे हैं, कीड़े नज़र आने का मतलब ये है कि अब आपको इसकी डिवर्मिंग करनी है। उसके उसके अलावा जो है ना, खून नज़र आने का मतलब ये है कि अब ये इसकी जो अंतड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, या तो काक्सी की तरफ बढ़ जा रहा है या एंट्राइटिस की तरफ जा रहा है। अगर गुर्दे ऊपर की जानब है, तो इसका मतलब है कि जो ना अब हमें इसके अंदर फ्लशिंग की हमें शदीद ज़रूरत है इसके अंदर। तो बर्ड के अंदर जितने भी ये साइंस आपको मिलते हैं, इसका इन सब का कोई ना कोई मतलब होता है। इसलिए आपने कोई भी मोर्टेलिटी बगैर चेक किए फार्म से बाहर नहीं जाने देनी। और जब आप मोर्टेलिटी को डिस्पोज करें, बाहर किसी जगह पे फेंकें, तो ऐसी जगह पे फेंकना है जहाँ से उसको दूसरे जानवर, मसलन कुत्ते वगैरह या चरिंद परिंद जो हैं, वो उनकी वहाँ तक अप्रोच उस पर ना हो। मोर्टेलिटीज़ में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इसमें अटैक कर जाते हैं। तो उस सूरत में जो ना इनका प्रॉपर डिस्पोज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करूँगा मैं बर्ड बिहेवियर की। जो फार्मर, जो मालक, जो सुपरवाइज़र, डॉक्टर या मुंशी सुबह जाके अपने बर्ड्स को देखता है ना, कि सुबह के टाइम इनका क्या बिहेवियर था, दोपहर को क्या था, शाम को क्या था, वो अपनी रोज़ाना एक हैबिट बना लेता है कि मैंने हर रोज़ अपने बर्ड्स को देखना है। कल मैंने इतने टाइम पे इतने लीटर पानी भरा था, इतने ग्राम फीड डाली थी, और ये फीड मेरी इतने बजे ख़त्म हो गई थी। पानी इतने बजे ख़त्म हो गया था, कल मेरे बर्ड ने 4000 लीटर पानी पिया था, कल मेरे बर्ड ने जो है ना 6 बैग फीड खाई थी। तो सबसे पहले फार्म पे किसी किस्म का भी कोई पंगा बनेगा, तो वो आपको पता चलेगा फीड इनटेक से और वाटर इनटेक से। आपको बर्ड के हो सकता है देखते वक्त उसे पता ना चले, देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसने फीड कम खाई होगी और पानी कम पिया होगा। ये वो वक्त होता है जहाँ पे एक होशियार सुपरवाइज़र या डॉक्टर या मालिक फ़ौरन समझना शुरू हो जाता है कि फार्म में किसी किस्म कि इस बर्ड के अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर बन गया। तो वो आपने फॉल्ट को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो एक्चुअली ये आप करते क्या है, ये आप बर्ड का बिहेवियर देखते हैं। अगर तो आपका बर्ड बिल्कुल सुबह के वक्त उसकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, सुबह के वक्त वो उछल कूद कर रहा हो, खेल रहा हो, आगे पीछे घूम फिर रहा हो, फीड खा रहा हो, पानी पी रहा हो। फिर उसके बाद दोपहर को जब वो फीड वगैरह खा लेता है, पानी पी लेता है, तो वो लिटर बाथिंग करता है, अपने ऊपर वो बरादा फेंकना शुरू कर देता है। ये इसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। अगर आपने ब्रीडर रखा हुआ तो वो आपस में क्रॉसिंग करना शुरू कर देता है। अगर आपने शेड के अंदर बांस या डंडे वगैरह रखे तो उसके ऊपर बैठ के वो पर्चिंग शुरू कर देता है, एक्सरसाइज शुरू कर देता है। तो ये बर्ड का नॉर्मल बिहेवियर होता है। बात करने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड का नॉर्मल बिहेवियर कौन सा है और अब नॉर्मल बिहेवियर कौन सा है। तो जो बंदा रोज़ाना उसमें विज़िट करेगा, रोज़ाना उसका बिहेवियर देखेगा, जैसे ही कोई मसला बनेगा वो उस बिहेवियर को फौरी तौर पे समझ के उसका इलाज करना शुरू कर देगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं ड्रॉपिंग्स की। आपने सुबह के टाइम बर्ड्स की ड्रॉपिंग ज़रूर देखनी है। जो एक सेहतमंद परिंदा होता है उसकी ड्रॉपिंग्स सॉलिड होती हैं,
उसका जो है 75% पोर्शन होता है वो या ग्रीन होगा या उसको कोई और उसका कलर होगा, ठीक है, या चॉकलेटी लाइट सा कलर होगा या हल्का ब्राउन सा कलर होगा, और उसका बाकी का जो 25% पोर्शन होता है उस बिट का वो सफ़ेद होगा, उसमें एक्चुअली यूरिक एसिड होता है। ये एक सेहतमंद परिंदे की ड्रॉपिंग्स है। इसके अलावा अगर आपको बिट्ठे नज़र आती हैं ब्लैक कलर की लूज़ नज़र आती हैं, या उसमें फीड के कुछ पार्टिकल्स नज़र आते हैं, मतलब हाजमा ख़राब है उसका, ब्लैक कलर की नज़र आती है, मतलब कि उसकी उसमें उसकी जो खुराक है उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, उसमें खून नज़र आता है, तो इसका मतलब है बर्ड इंट्राइटिस या काक्सी की जानब है। उसमें आपको और कोई लूज़ मटेरियल नज़र आता है, अगर वो फोमी कलर की हैं, वाइट कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, तो ये हर एक बीमारी का एक अपना अपना साइन होता है। तो जो बंदा रोज़ाना बिट्ठू को देखता है वो भी बर्ड को पकड़ लेता है कि मेरा ये बर्ड किस किस्म की जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये मौसम की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से है या मेरी फीड की वजह से है या किसी तनाव की वजह से है, इसलिए वो बर्ड को फौरी तौर पर पकड़ लेता है। इसके अलावा आपने फार्म पे बायोसिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी है। किसी भी फार्म के ऊपर बायोसिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है अगर आपने अपने परिंदों को सेहतमंद रखना है। बायोसिक्योरिटी में क्या चीज़ें शामिल हैं कि बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आती है उसको अच्छी तरह से जरासीम कुशी करें, उसकी अच्छी तरह से उसको डिसइंफेक्ट करें, चाहे वो आपके पास फीड आए या आपके पास जो ना मैस का सौदा है या उसके अलावा कोई भी चीज़ आपके पास आती है, बाहर से बंदा कोई आता है। तो बायोसिक्योरिटी को टाइट रखने का मतलब ये है कि आप बाहर से किसी किस्म के जरासीम को इजाज़त नहीं दे रहे कि वो आपके फार्म के अंदर दाखिल हो। इसके अलावा जो आपके वाटर टैंक्स वगैरह होते हैं, वाटर लाइन्स होती हैं, उनकी आपने बाकायदा फ्लशिंग करनी है। एक प्रोग्राम तरतीब दे लें कि हर 5 दिन बाद मैंने अपने वाटर टैंक्स को फ्लश करना है। उसमें आप ब्लीच यूज़ करें या उसमें आप मीठे सोडे के साथ एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका इस्तेमाल करें या कोई और अच्छा डिसइंफेक्टेंट या डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। आपने फ्लश लाजमी करनी है वो वाटर लाइन्स, नहीं तो आपके फार्म पे इकोलाई का बहुत ज़्यादा मसला आ जाएगा। तो मैं बात करूं कि जब आप ब्रूडिंग करते हैं बर्ड की, तो ब्रूडिंग के वक्त आप देखते हैं कि पहले दिन पे आप उसका जो टेम्परेचर रखते हैं हाउस का वो 35 से 36 डिग्री रखते हैं। अगले दिन आप उसमें 1 डिग्री मज़ीद कम करते जाते हैं, एक एक डिग्री कम कम करते आए आप उसमें। और ब्रूडिंग का एक्चुअली मतलब ही क्या होता है, परिंदे को अपने लाइफ की तरफ लेके आना होता है। उसको आप फीड और पानी की तरफ लेके आते हो। हाउस के अंदर जो ह्यूमिडिटी है कम से कम जो है ना वो 70% ह्यूमिडिटी आप जो नमी है वो शेड के अंदर लाजमी बरकरार रखते हैं। ये बहुत बड़ा एक हुनर है कि पहले 7 दिनों में अपने चूज़े की कम से कम अमवात होने देनी है आपने और उसको अपनी लाइफ पे लेके आना है। उस दौरान चूज़े को बहुत ज़्यादा मिकदार में मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और वो इस तरह की ORS और ग्लूकोज जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसको बहुत ज़्यादा फ़ीड की मिकदार चाहिए होती है। एड लिबिटम फ़ीड हम उसे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ीड खा सके। उसको शुरू में जो वैक्सीन्स होती हैं और शुरू में जितने भी प्रोसेसेस चूज़े के होते हैं वो ब्रूडिंग के दौरान आपने उसके मुकम्मल करने होते हैं। इसके बाद आपका रीरिंग और डेवलपिंग का पीरियड आता है, यानी कि जब चूज़ा जो है ना दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में स्टार्ट हो उसका आ जाता है हफ्ता, तो रीडिंग और डेवलपिंग इसके बाद इसकी शुरू हो जाती है, जिसमें बर्ड का आपका दूसरे आर्गन्स बनते हैं। उसके अंदर जो ना ढांचे की नशोनुमा होती है, उसका साइज़ बढ़ता है। इसमें जो ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो खुराक और पानी के बर्तन होते हैं वो आपने जैसे जैसे चूज़े का और मुर्गी का साइज़ बढ़ता जाता है, वो अपना कद निकालती जाती है, वैसे वैसे उसको थोड़ा ऊंचा करते जाएँ ताकि वो अपने पंजों पे थोड़ा सा खड़ा होकर उसको खाने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि उस मुर्गी का जो सीना होगा, जो उसकी छाती होगी, और अगर वो अंडे वाली मुर्गी है तो उसके अंदर जो ट्यूब होती है वो बहुत सही तरह उसकी शक्ल बनती है, वो बहुत अच्छी तरह उसकी शक्ल बनना शुरू हो जाती है अगर आप वक्त के साथ साथ खुराक और पानी के बर्तन ऊपर करते हैं। तो उसके बाद पीरियड आता है कि जब आपकी मुर्गी अंडे पे आने वाली होती है। जब मुर्गी अंडे पे आने वाली होती है तो उस वक्त उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये कैल्शियम जो है, ये अगर आप कमर्शियल फीड डाल रहे हैं तो उस फीड में ये मौजूद होता है, नहीं तो आप अपने तौर पे जो है ना इसको कैल्शियम का सोर्स देना शुरू कर देते हैं। लाइक आप उसको चिप्स देते हैं, आप उसको जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह देते हैं, या अंडे के छिलके उसको पीस के देते हैं, या CA++ की टैबलेट्स आप उसको देते हैं, या ग्रिट देते हैं। उसका मकसद ये होता है ये सारी चीज़ें देने का कि उसका पोटा के जो मसल हैं वो ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, और आस्ता आस्ता वो इन सारी चीज़ों को अंडे का छिलका बनाने में भी इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद जब आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो प्रोडक्शन के ऊपर जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो भी सारे अपने मद्देनज़र रखने कि आपने सुबह, दोपहर और शाम को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रखनी है। जब उसका अंडा वगैरह शुरू हो जाता है आप उसकी एक पूरी तरतीब लगाते हैं, और फिर उसके बाद आपकी पीक प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। आस्ता आस्ता आपकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है आगे की जानब। आपके जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं कि सुबह के टाइम आपने कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, आपने अंडा किस टाइम उठाना है, नीट एंड क्लीन कलेक्शन आपने किस टाइम करनी है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर आपका जब मोल्टिंग का फेज़ आता है तो मोल्टिंग पे फेज़ पे जो है ना आप क्या करते हैं कि आपका जितना भी वेट होता है बर्ड का, मिसाल है उसका 1500 ग्राम वेट है आपके बर्ड का, आप उसको मोल्ट करना चाहते हैं, आप उसको 110 ग्राम खुराक दे रहे हैं, 1500 ग्राम उसका बॉडी वेट है, तो आपने आस्ता आस्ता करके उसकी जो उसका बॉडी वेट है वो नीचे लाना है,
और वो नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसकी फीड आस्ता आस्ता कम करनी पड़ेगी। फीड आप कम करते हैं, उसका बॉडी वेट कम अज़ कम 25 से 30% आप नीचे करते हैं। उसके अंदर जो ओवरी मौजूद होती है जिसमें अंडे बनते हैं वो बिल्कुल ख़त्म करते हैं आप एक मरतबा। वो बिल्कुल एक नया बर्ड बन जाता है, अंडा उसमें ज़ीरो हो जाता है और फिर आस्ता आस्ता आप उसकी फीड बढ़ाते हैं और आपका मोल्टिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद मोल्टिंग के बाद जब आपका बर्ड दोबारा प्रोडक्शन शुरू करता है तो वो भी बहुत कमाल, उसमें बहुत कमाल का एग साइज़ होता है, बॉडी वेट भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जब आप अपने फ्लाक को कल करते हो तो कल करते वक्त जो है ना, और कल करने का फ़ैसला किस वक्त करते हो, जब आप पैसा बर्ड पे ज़्यादा लगा रहे हो और आगे से फ़ायदा आपको कम आ रहा हो, तो ये वो वक्त होता है जब आप कहते हो कि यार मैं अपनी मुर्गियाँ बेच ही डालूँगा। ठीक है, तो फ्लाक कलिंग के टाइम पे भी आपकी पूरी कोशिश होती है कि मार्केट में आपको मुर्गियों का अच्छा रेट मिले। फिर उसके बाद आप जब फ्लाक बेचते हो तो फिर उसके बाद आप फार्म की क्लीनिंग शुरू करते हो। पहले आपने ड्राई क्लीनिंग करनी होती है और फिर बाद में आपने वेट क्लीनिंग करनी है, उसके बाद आपने डिसइंफेक्शन करनी है। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि आप सारे फार्म की एक एक जगह की खुरचाई करते हो, तमाम ऑर्गेनिक मैटर आप बाहर निकालते हो, तमाम बरादा वगैरह, रस्सियाँ, प्लास्टिक की सारी चीज़ें बाहर निकालते हो, सारे बर्तन बाहर निकालते हो, कोपिक्स पाउडर का छिड़काव करते हो और फिर उसके बाद जो है ना फार्म की आप मेंटेनेंस करते हो और फिर उसके बाद उसकी धुलाइयाँ शुरू करते हो। धुलाइयाँ शुरू करने के बाद उसकी सफ़ेदी करते हो, सफ़ेदी करने के बाद जो ना उसमें बर्नर फ्लैम ट्रीटमेंट वगैरह करते हो नीचे की जानब, और फिर उसके बाद आप उसकी जो है ना डिसइंफेक्शन करते हो। डिसइंफेक्शन में आप मुख्तलिफ़ किस्म के वो स्प्रे इस्तेमाल करते हो, जरासीम कुछ मटीरियल इस्तेमाल करते हो। उसमें ये फार्मालिन पहले नंबर पे है, फार्मालिन होगी, लाइफलाइन, विरकॉन, वायरोसेप्ट, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो। फिर उसके बाद आप उसके अंदर बिछाली बिछाते हो और फिर उसके बाद आप फ्यूमिगेशन करते हो। फ्यूमिगेशन में क्या होता है, फार्मालिन और पिंकी यानी पोटाशियम परमैंगनेट दोनों का कम्बिनेशन बना के हम फार्म के अंदर धुआं बनाते हैं और पर्दे वगैरह ऊपर कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से जरासीम कुशी हो जाए इस सारे प्रोसेस के अंदर। और फिर उसके बाद क्या करते हो कि आप चूज़ा आने से पहले की तैयारी करते हो कि चूज़ा मेरे पास आए, मैं उससे पहले तैयारी कर लूँ। उस तैयारी का प्रोसेस क्या होता है कि आप अंदर टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल करते हो, आप टैंकियाँ चेक करते हो कि आपकी टैंकियाँ फंक्शनल है कि नहीं, पानी सही तरह दे रही है कि नहीं, नीचे जो निपलें लगी हुई हैं या जो आपके वाटर टैंक्स हैं या जो आपके बेल्ट ड्रिंकर हैं, आप उन सबको देखते हो कि ये सारे फंक्शन हैं कि नहीं, ये सारे वर्क सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि जब आपके पास चूज़ा आ जाए फिर आपको याद आए कि यार मेरी ये फ़लाँ चीज़ काम नहीं कर रही। ये आपकी मिसमैनेजमेंट है, इस तरीके से आपका काम नहीं चलना। फिर आपका आता है कि चिक प्लेसमेंट प्लान कैसे करते हो। आपने पहले तरतीब लगानी है कि मेरे पास 100 फुट का शेड है, इतना मेरे पास बर्ड है, इतना मेरे शेड का एरिया बनता है स्क्वायर पर मीटर, तो इतने मैंने चूज़े इसमें रखने हैं। और शुरू में आप बर्ड को जो है ना बिल्कुल 0.25 या 0.30 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से जगह देते हैं, क्योंकि शुरू में बर्ड को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और उसके जिस्म के ऊपर इतने ज़्यादा बाल नहीं होते, और जिस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, बर्ड उस मौसम में चिलिंग फैक्टर महसूस कर रहा होता है, बहुत सर्दी लग रही होती है, इसलिए शुरू में हम बहुत कम जगह देते हैं उसको। आस्ता आस्ता हम उसकी जगह खोलते जाते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखना ये होता है कि अगर हमारे फार्म के ऊपर वर्क फोर्स कम हो जाती है या हमारे वसाइल कम हो जाते हैं, पैसे कम होने की वजह से कुछ काम हम नहीं कर सकते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है। वर्क को प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब है कि सबसे पहले फीडिंग है, वाटरिंग है, एग कलेक्शन है, बर्ड का हेल्थ स्टेटस है और हवा है। ये सारी चीज़ें पहले कर लें, बाकी काम आप जो ना वो बाद में कर सकते हैं अगर आपके पास फोर्स या वसाइल आपके पास मौजूद नहीं है तो। इसके बाद जो ना आप ये प्लान करते हैं कि मैंने सुबह के टाइम कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। सुबह के टाइम सबसे पहले एक्टिविटी ये होती है कि हमने लाइट्स ऑन करनी। दूसरी एक्टिविटीज़ ये होती है कि हमने फीड बनानी, फीड के तौले वगैरह बनाने हैं, वो शेड तक लेके जाने। और फिर उसके बाद हम जो नेस्ट वगैरह है उसकी सफाई करते हैं, या अगर नेस्ट नहीं है हमारे पास, ब्रायलर है या देसी मुर्गी है, छोटी मुर्गी है, तो हम फार्म में झाड़ू देते हैं, हम उसकी बिट्ठें वगैरह चेक करते हैं, हम मोटेलिटीज़ अमवात को बाहर निकालते हैं, हम बरादा देखते हैं, अगर कहीं पे किसी जगह पे जमा हुआ है या केक्स वगैरह बने हुए हैं तो हम उनको बाहर निकालते हैं। इसके बाद फीड के तोड़े हम इकट्ठे करते हैं, फार्म के बाहर वाली जगह से जो सफाई करते हैं, मौसम के मुताबिक हम पर्दे ऊपर नीचे करते हैं। अगर केज है तो मौसम के मुताबिक हम जो है ना अंदर माहौल के मुताबिक हम उसको कंप्यूटर पे टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को, नमी को एडजस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ क्या हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में हम तरतीब देते हैं कि आज हमने ये वर्क करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने लिख के रखनी है कि आज के दिन हमने इसमें बिछाली बिछानी है, आज के दिन अपने बरादा तब्दील करना है, आज के दिन हमने इसकी नेस्ट तब्दील करनी है, आज के दिन मैंने बर्ड को ग्लूकोज देना है, मेडिकेशंस वाली सारी चीज़ें अपने एक एक करके जो ना वो फार्म के ऊपर लिख के रखनी है। आपने हफ्तावार जो ना एक्टिविटीज़ भी लिख के रखनी है, और जो ना उसके बाद 14 दिनों बाद हमने क्या एक्टिविटी करनी है, 30 दिनों बाद क्या एक्टिविटी करनी है। लाइक
पानी की जो लाइनें हैं और ऊपर जो वाटर टैंक्स हैं या जो आपके पैड्स हैं या आपके जो पंखे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप तब्दील नहीं कर सकते। रोज़ाना की बुनियाद पे आप इनकी धुलाई या डिसइंफेक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक तरतीब बनानी पड़ती है कि ये वाले काम मैंने रोज़ाना करने हैं, ये काम मैंने 7वें दिन बाद करना है, ये काम 14वें दिन पे करना है और ये काम मैंने 1 महीने के बाद करना है। इसकी आप पूरी जो है ना वो तरतीब बना के रखते हैं। फिर आप देखते हैं जो ना आपके बर्ड का हेल्थ स्टेटस किस तरह का है। हेल्थ स्टेटस आप कैसे मेजर करते हैं, आप बर्ड का बॉडी वेट वगैरह करते हैं और आप उससे देखते हैं कि मेरे बर्ड की वज़न कहाँ पे खड़ा है। हेल्थ स्टेटस में आता है बर्ड का इम्यून स्टेटस देखना। अगर आपका बर्ड टाइम पे फीड कर रहा है, टाइम पे वो खुराक को ख़त्म कर रहा है, पानी टाइम पे ख़त्म कर रहा है, उसकी अंडा आने की जो रफ्तार है वो उसका एक सीक्वेंस है, 3 से 4 घंटे में सारा अंडा आ जाता है, उसकी बिट्ठे भी सलामत है। उसका मतलब ये है कि आपका बर्ड का हेल्थ स्टेटस ठीक है। तो अगर आपके पास अंडे वाली मुर्गी है तो उसमें आपने एग्स हैंडलिंग बड़ी नीट एंड क्लीन एग्स हैंडलिंग करनी। कम से कम दिन में 10 से 12 मरतबा आप उसमें से अंडा उठाएंगे। अंडा उठाते वक्त आपने कोशिश ये करनी चूंच नीचे वाली साइड पे रखें, उसका जो मोटा हिस्सा है वो ऊपर वाली साइड पे रखें। और जब आप उसको अपने रूम में लेके आएँ जहाँ पे आप सफाई करते हैं, तो वहाँ पे आपने सफाई के लिए रेगमार रखा हो या ब्लेड रखा हो, आपने वो नीट एंड क्लीन रखने हैं। अगर तो आपके पास ब्रीडर है और आपने बच्चों से अंडों से अपने बच्चे निकालने हैं, आपके पास फर्टाइल अंडे हैं, तो फिर तो आपको इस साइंस का इल्म होना चाहिए कि एक मुर्गी का टेम्परेचर 40 से 41 के दरमियान होता है। जब अंडा आता है तो उसका भी इतना टेम्परेचर होता है। आस्ता आस्ता जब आप उसको उठा के अपने सफाई वाले कमरे में लेके जाते हो तो वो 35-36 पे आना चाहिए। और जब वो 30-32 पे आए, कम से कम 6 घंटे वहाँ पे स्टे करवाएं। जब वो 26-27 पे आए, कम से कम 4 घंटे वहाँ पे स्टे करवाएं। जब आप उसको 18 से 20 के दरमियान लेके आएंगे, उसके अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद होगा वो सो जाएगा। आपने उस एम्ब्रियो को उसके अंदर सुला देना है। यहाँ पे आप उसको कम से कम जो ना 48 घंटे स्टोर रखने के बाद फिर उसको आप इनक्यूबेटर में लगवाएं। और इनक्यूबेटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपने सारी पूरी रखनी है। इनक्यूबेटर को आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके रखना है। इसके अलावा जहाँ पे आपका बर्ड अंडा दे रहा है, आपने ये देखना है कि वो मटीरियल नीचे साफ़ सुथरा होना चाहिए। नहीं तो अगर वो मटीरियल गंदा हुआ तो आपके जो अंडा है उसके पोर्स के अंदर जरासीम घुस जाएंगे और वो अंदर उसके अंदर एम्ब्रियो की मोटेंटिस हो जाएगी, जिसको अर्ली मोटेंटिस कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यार वो हमारे तो अंडों से इतने ज़्यादा चूजे को निकले, काम बड़ा ख़राब हो गया। सुबह के टाइम आपने क्रॉसिंग लाजमी देखनी है। आपने मेल टू फीमेल मुर्गी के साथ जो रेशो रखी हुई है, 1:6 की रखी हुई है या 1:7 या 1:8 जो भी रेशो है, आपने ये देखना है कि क्रॉसिंग अच्छी तरह हो रही है कि नहीं। 1 मिनट के अंदर आपको कम से कम 3 क्रॉसिंग नज़र आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है या तो आपकी मुर्गी में किसी किस्म का कोई मसला है, या फीड में प्रॉब्लम है, या आपके मुर्गे में कोई मसला है। उस मसले को आपने ढूंढना है, क्योंकि मेल की केयर बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है। फिर उसके बाद है कि डेली रिपोर्ट आप बनानी है। डेली रिपोर्ट में क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसमें आपकी रोज़ाना की अमवात होनी चाहिए। आपने पूरा रिकॉर्ड रखना है शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक आपका फ्लैग चला नहीं जाता। उसमें सबसे पहले आप जो ना वो उस पर डेट लिखेंगे। फिर आप उस आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना रहा, कम से कम दर्जा हरारत कितना रहा, मेरी अमवात कितनी हुई, मेरा इस हफ्ते का वज़न कितना था, आज के दिन बर्ड ने कितने ग्राम फीड खाई, कितने लीटर पानी पिया, वो ml में कितना बनता है और फीड ग्राम में कितनी बनती, किस किस खाने में मैंने कितना परिंदा रखा हुआ था और कितने परिंदों ने उसका बॉडी वेट क्या है, उनने जो अंडा दिया उसकी मिकदार कितनी थी, और अंडे का ग्राम कितने बनते हैं, और प्रोडक्शन क्या बनती है, टोटल प्रोडक्शन मेरी कितनी बनती है, मैंने इसमें से सेल कितना किया, मैंने इसमें से हैचरी कितना भेजा, मैंने इसमें से खाया कितना, मेरे पास स्टॉक में क्या मौजूद है। इसको रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। आपने को मेडिसिन चलाई है तो वो भी पानी में लिखें। आपने को फीड में कोई चीज़ लिखाई अगर चलाई है तो वो भी आप रिपोर्ट में उस चीज़ को ऐड करें। फिर मैं आपको बताता हूँ कि समर मैनेजमेंट जो होती है, यानी जो गर्मियों में हम मैनेजमेंट करते हैं और जो सर्दियों में मैनेजमेंट करते हैं, इसकी हमने पहले से प्लानिंग करके रखनी होती है। लाइक हम जो गर्मियों में मैनेजमेंट करते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पैड, पंखे, जनरेटर, पावर सप्लाई, इसके अलावा स्प्रे की मशीनें, ये सारी फंक्शनल होनी चाहिए। हमने क्योंकि वेंटिलेशन अपने बर्ड को देनी है, जो आपके पास ऊपर टंकियाँ मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप पानी दे रहे हैं, उसको किसी चीज़ से कवर करके रखें ताकि ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। पानी ज़्यादा गर्म होगा तो गर्म पानी परिंदा जो ना वो खुशी से पीता नहीं, सिर्फ बेचारा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए पीता है। तो उसके जिस्म के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और बर्ड आपका बेहतर परफॉर्म नहीं करता, उसकी उस तरह से सेहत नहीं रहती जैसी सेहत उसकी होनी चाहिए। तो गर्मियों के मैनेजमेंट जो ना आप गर्मियाँ शुरू होने से कम 3 महीने पहले शुरू कर देंगे कि मैंने इसमें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है। बिल्कुल इसी तरह सर्दियाँ आने से कम 2-2.5 महीने पहले आप जो ना वो जो भी अपने तरपाल लगाना है, जो अपने शापर लगाना है, या जो आपने ब्रूडर ऑन करना है, कोयला इस्तेमाल करनी है, लकड़ी इस्तेमाल करनी है, या अपने एरिया कम करना है, बर्ड को थोड़ा तंग करना है ताकि उसको सर्दी ना लगे, बाहर तरपाल वगैरह कुछ भी ऐसा सोर्स वो अपने उससे पहले प्लानिंग शुरू कर देनी। इस पर भी मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई है, वो आप उसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये कि आपने मेल की केयर कैसे करनी है। आपके पास जो मेल मौजूद है, मुर्गा जो मौजूद है, उसकी आपने ढेर सारी केयर करनी है।
क्योंकि मुर्गा आपके लिए बहुत एक अहम चीज़ है। अगर आप फर्टाइल अंडे ले रहे हैं तो एक तो आपने मुर्गे को आपस में लड़ने नहीं देना, दूसरा उसकी चोंच नहीं ज़्यादा बढ़ने देनी, तीसरे नंबर पे उसकी टांगों पे लाली कम नहीं होने देनी, चौथे नंबर पे उसको लंगड़ा नहीं होने देना, पाँचवें नंबर पे उसकी चंडियाँ नहीं पड़नी चाहिए, छठे नंबर के ऊपर जो है वो बरादे की वजह से उसमें किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी ना आए, सातवें नंबर पे उसकी जो नोज़ है वो सलामत होनी चाहिए, दुम उसकी सलामत होनी चाहिए, जहाँ पे दुम स्टार्ट होती है वहाँ पे एक छोटा सा आर्गन होता है वो उसका सलामत होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसका बेहतरीन होना चाहिए। और ये उसके अलावा आपको कंसेप्ट होना चाहिए हैचबिलिटी के वाले से। हैचबिलिटी किसको कहते हैं कि अगर आपने 10 अंडे इंक्यूबेटर में लगाए या हैचरी में दिए, उसमें से अगर 8 चूज़े निकलते हैं तो इसका मतलब है आपकी 80% हैचबिलिटी है। ये हैचबिलिटी को हमेशा 90% तक रखना है। इस पर भी मैंने तकरीबन 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आप 90% हैचबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं? एक तो आपका मुर्गा बेहतरीन होना चाहिए, मुर्गी की सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्रॉसिंग बेहतरीन होनी चाहिए, अंडे को आपने आस्ता आस्ता उसका टेम्परेचर नीचे लेके आना है। जैसे मैंने पहले बताया कि 40 से 38, 36, 32, 28, 26, 24, 18 से 20 के दरमियान ला के उसको स्टोर कर दें। और फिर आपने जो इनक्यूबेटर है उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी रखनी है। इसके अलावा फार्म के ऊपर आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, एक ऐसा दर्जा हरारत का एक ऐसा लेवल आ जाता है कि जहाँ पे हमारा परिंदा मुँह खोलना शुरू कर देता है। जब भी आपका बर्ड मुँह खोलेगा उस वक्त उसके जिस्म से कीमती चीज़ें ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी। वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसने मुँह खोला हुआ है। नॉर्मली बर्ड मुँह नहीं खोलता। जब वो मुंह खोलता है उसकी ज़बान के ऊपर यहाँ पे पानी के कतरे होते हैं। जब वो सांस अंदर लेता है उन कतरों के साथ हवा जब मिलती है, नमी बढ़ जाती है, तो उस बर्ड का थोड़ा सा गुजारा होने लग जाता है। मुंह नहीं खोलने देना बर्ड को। उसके लिए जैसा भी आप हवा का सेक्शन बनाएं, कुछ भी करें, पानी स्प्रे करें, कुछ भी करें, उसका आपने मुकम्मल ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी की एक नॉर्मल रेंज रखनी है अपने फार्म पे 60 से 70% तक, या मैक्सिमम आप उसको 75% पे लेके जाएँ। अगर बहुत ज़्यादा कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल है। ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा किसी एक अगली वीडियो में कि उसके क्या मसले मसाइल होते हैं। और उसके अलावा आपने जो आपका बरादा है उसको आपने अच्छी तरह से मैनेज करके रखना है। बरादे के ऊपर अगर केक्स होंगे तब भी बर्ड कंफर्टेबल नहीं है, वो आसानी महसूस नहीं करेगा उसके ऊपर। अगर आपके बराडा गीला है तो फिर भी बर्ड के लिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें कॉक्सी, इंट्राइटिस, उस तरह के मसले आना शुरू हो जाएंगे। इकोलाई फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बिछाली जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा नरम होगी, जितना उसका नॉर्मल नमी का लेवल होगा, उतना आपका परिंदा बहुत ज़्यादा उसमें हेल्थ इसलिए वक्त के साथ साथ आपने उस बिछाली को तब्दील की रखना है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो वो मटेरियल आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा मटेरियल, अब्जॉर्बेंट मटेरियल उसके लिए आप चूज़ करें। वेंटिलेशन का आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उसको ताज़ा हवा अपने परिंदों को आने देंगे, डायरेक्ट ताज़ा हवा आने देंगे, उसमें उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उतनी बेहतरीन सेहत रहती है अपने बर्ड की। उसकी कलगी लाल होती है, लाल कलगी, पीली टांगें, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि आपके बर्ड में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मौजूद है, उसका इम्यून स्टेटस बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ों को आप बरकरार रख सकते हैं। वेंटिलेशन को बेहतरीन रखें, इसके लिए आपके पैड, पंखे, कूलर, कोई भी आपने सोर्स ऐसा रखा हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और काबिल एतबार सोर्स होना चाहिए। इसके बाद ये कि आपने अपने स्टाफ की मैनेजमेंट कैसे करनी है। स्टाफ को अपने मैनेज ऐसे करना है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टाफ में वर्कर कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनकी अहलियत क्या क्या है। स्टाफ को मैनेज करने का तरीकाकार ये होता है कि हर रोज़ शाम को आप उनको अपनी अपनी अगले दिन की ड्यूटीज़ डिज़ाइन करते हैं कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आपने ये वाले काम करने हैं, ये आपके टास्क हैं, इनको आपने पूरा करना है। स्टाफ की मैनेजमेंट, जो वहाँ पे सीनियर बंदा होता है, जो इंचार्ज होता है, उसको उन सब पे ग्रिप होनी चाहिए कि मैंने अब इस बंदे से मैंने ये काम लेना है। उसको अपनी तमाम इनपुट्स के हमने कितना लगाया हुआ है और तमाम आउटपुट्स के हम इससे ले क्या रहे हैं, इन सब का नॉलेज होना चाहिए उसे। उस हिसाब से वो बंदों को तब्दील करे, बंदों को हायर करे, बंदों को फायर करे। मकसद क्या है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है, मैक्सिमम नताइज लेने हैं और आपने अपने फ्लाक से प्रॉफिट लेनी है। इसके अलावा आपके फार्म पे जो जनरेटर्स होते हैं पावर सप्लाई के लिए, या जो आपने एसी इंस्टॉल किए होते हैं अपने फार्म के ऊपर अंडों को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, और या जो आपने पर्दे इंस्टॉल किए हुए हैं, और ढेर सारी फार्म के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन चीज़ों को अच्छी मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। और उस ट्रेंड स्टाफ को एक चीज़ का इल्म होना चाहिए। आपका जनरेटर, आपकी पावर सप्लाई कितने घंटे चली है, इसमें मैंने एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, मोबाइल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये चीज़ें मैंने कब तब्दील करनी है, ये एक चीज़ का इल्म होना चाहिए। क्यों? इस मौसम के अंदर आपकी अगर पावर फेलियर हो जाती है, वापडा नहीं होता, तो उस कंडीशन में भी आपका बर्ड बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। आपने जितनी उसको अच्छी फीड दी है, जितनी अच्छी मैनेजमेंट की आपने उसकी, एक गर्मी का झटका उसे लगने की देर है, वो सारी आपकी मैनेजमेंट फ्लॉप हो जानी है। इसके बाद आपने क्या देखना है कि आपके जो ड्रिंकर्स हैं, जो आपके वाटर्स हैं, और आपके जो फीडर हैं जिसके ज़रिए आप खुराक और पानी उसको दे रहे हैं, उसकी आपने अच्छी मेंटेनेंस करनी है।
हर हफ्ते के बाद उनको बाहर निकाल के आपने उनको पहले तो धोना है, फिर उसके बाद सनलाइट में डिसइंफेक्ट करना है, सूरज की रोशनी में रखना है, फिर उसके ऊपर कोई अच्छा सा एक डिसइंफेक्टेड उसके ऊपर स्प्रे करना है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि फार्म के ऊपर जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ कौन सी आती हैं, बीमारियाँ कौन सी आती हैं, उनके खिलाफ जो मेडिसिन हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन हैं वो आप लाजमी करके रखें, बायोसिक्योरिटी को अच्छी रखें। आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपके फार्म के इर्द गिर्द कम अज़ कम 10 किलोमीटर के एरियाज़ में कौन कौन से फार्म मौजूद हैं, वहाँ पर इस वक्त कौन कौन सी बीमारियाँ आई हैं, और जो बीमारी आई है उस बीमारी के खिलाफ जो ना आप उसकी पहले से वैक्सीन करके रख लें। रिकमेंडेड तो ये है कि हर मौसम में जिस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन जो होती है, जो वेटनेरियंस लोग या डॉक्टर लोग या अच्छे सुपरवाइज़र लोग रिकमेंड करते हैं, उसको आप ज़रूर फॉलो किया करें। इसके बाद ये होता है कि सबसे एक अहम रोल है ग्रेडिंग का। आप अपने जो परिंदे छोटे देख रहे हैं या आपके जो परिंदे बीमार हो रहे हैं या किसी भी किस्म को उनकी टांग टूट गई है, कोई ऐसा मसला हो गया, आपने उसको ग्रेड लाजमी करना है। जो बंदा अपने फार्म के अंदर ग्रेडिंग की आदत बनाता है, चाहे वो एक दिन में एक परिंदा ग्रेड करे या 4 परिंदे ग्रेड करे, उसका फ्लाक कभी भी मसले में नहीं पड़ता। क्यों? पीछे जो परिंदा उसका बचेगा वो सारा सेहतमंद होगा, और जो आपने ग्रेडेड परिंदा किया हुआ लादा, जिसकी छांटी की हुई है, वो 4 है, 6 है, 400 है या 4000 है, उसको आप ज़रा ज़्यादा स्पेस दें, खुली जगह दें, फीड ज़रा ज़्यादा दें, ज़्यादा मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और इम्यूनो बूस्टर्स वगैरह दें, उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करें। तो वो उसकी भी आप अपनी मेहनत के साथ उसको भी आप दूसरे बर्ड के मुताबिक ला सकते हो जहाँ पे आपका पहले बर्ड मौजूद था। ठीक है। और उसके अलावा आपने हर हफ्ते अपने बर्ड का बॉडी वेट करना है। हर हफ्ते बॉडी वेट से आपको पता चल जाता है कि आप ये जो खुराक के आप ग्राम जारी रखे हुए हैं, जितनी खुराक आप दे रहे हैं, ये इतनी मिकदार में काफ़ी है या इसको बढ़ाने की ज़रूरत है या इसको कम करने की ज़रूरत है। आपके फ्लाक की यूनिफॉर्मिटी कहाँ पे खड़ी है? कम अज़ कम यूनिफॉर्मिटी जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो हम अपने फ्लाक के ऊपर रखते हैं, वो कम अज़ कम 97 to 98 होनी चाहिए। 100 अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्लाक एक जैसा होगा, जितना ज़्यादा फ्लाक आपका यूनिफॉर्म होगा, कोई भी मसला आ जाएगा वो उसके साथ बराबर मुकाबला करेगा। सर्दी ज़्यादा हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, एनडी आ जाए, आईबी आ जाए, उसके अलावा कॉक्सी आ जाए, इंट्राइटिस आ जाए, गम्बोरो आ जाए, कोई भी इस तरह का मसला आ जाए, तमाम बर्ड का इम्यून स्टेटस और हेल्थ स्टेटस अगर एक जैसा होगा, क़ुव्वत मुदाफ़अत एक जैसी होगी, तो सारे मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे। किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस होगा तो सारे मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे। इसके अलावा आपने अपने फार्म पे रूडेंट कंट्रोल लाजमी रखना है, पेस्ट कंट्रोल लाजमी रखना है, और उसके अलावा जो ना बायोसिक्योरिटी को टाइट रखने में ये चीज़ शामिल है आपकी कि जो भी आपके फार्म के इर्द गिर्द का एरिया, कहीं भी कोई सुराख ना हो, जालियाँ जो है ना उसकी फटी वगैरह ना हो, क्योंकि जितने बाहर से जानवर उसको देखेंगे या करीब से उसके गुजरेंगे, उतने ज़्यादा जरासीम आपके फार्म के ऊपर वो जो वो फैलना शुरू कर देते हैं। और लास्ट पे ये कि आप अपने फार्म का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना है, अपने एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, तमाम वहाँ पे जो बर्तन मौजूद हैं उन सब का अपना रिकॉर्ड रखना है, स्टाफ का रिकॉर्ड रखना है। ये रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी फार्म के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने महीना पहले ये स्टेप किया था, इससे ये फ़ायदा हुआ, अब हमने ये स्टेप नहीं करना। हमने 2 साल पहले अपने फ्लाक के ऊपर ये वाला काम किया था, उससे हमें ये प्रॉफिट हुई थी, इसलिए अब इस फार्म पे भी, इस फ्लाक पे भी हम यही काम करेंगे, और ये वाला काम हमारे लिए नुकसानदेह था, ये काम अब हमने दोहराना नहीं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं यही करता हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी ना किसी को बेनिफिट ज़रूर होगा जो इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखेगा। मैं इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा कि इस तरह की मैं ढेर सारी वीडियोज़ बनाता रहूँ। सब लोग अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।